जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट में घुटनों पर आए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। उगल दिया सच, राजीव कुमार भी फंस गए। 3 महीने में जाना होगा जेल, जाएगी नौकरी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि मौजूदा वक्त में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, जो अभी तक निश्चिंत होकर के राजीव कुमार के बाद में ज्ञानेश कुमार बैठे हुए थे, अचानक यकायक दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उनकी मुश्किलें बढ़ गई। आखिर राजीव कुमार ने जो राता फैलाया था, जिस तरीके से उन्होंने ताना बाना बुना था, क्या उसका खामियाजा अब ज्ञानेश कुमार को, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भुगतना पड़ेगा? आखिर हाई कोर्ट के अंदर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार घुटनों पर आते हुए क्यों दिखे? हाईकोर्ट के सामने गिड़गिड़ाते हुए क्यों दिखे? क्या अब अदालत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयोग को लेकर के एक नई दशा और दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्या वाकई दोनों ही, नए और पुराने दोनों ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुश्किलें अगले 3 महीने के बाद में इतनी बढ़ेंगी कि कार्रवाई तक हो सकती है, जेल तक हो सकती है? क्योंकि दोस्तों, ऐसे ही संगीन अपराध की बात की जा रही है और जिसके नतीजे की शक्ल में जेल भी होती है। आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। दरअसल ईवीएम हो, चुनाव आयोग हो, मुख्य चुनाव आयुक्त हो, इनसे जुड़ी हुई जब खबरें, मतदाता की सूची हो, आमतौर पर जब खबरें डाली जाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसे रुकवाने की कोशिश कोई कर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे किसी को नुकसान हो रहा हो। ऐसा लगता है कि जैसे कोई समूह, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इस पर चर्चाएं ही ना हो। मगर आज एक बार फिर से मैं इस मुद्दे पर आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, इस बार जो कुछ हुआ है अदालत के अंदर, उसके जरिए कानून को नजदीक से समझने वाले पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक, चुनाव आयोग में रह चुके, अपने पद की जिम्मेदारियां संभाल चुके लोग भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा फेज तो है जिस पर अगर जो वक्त मांगा गया है मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से, उसमें अगर वो खुद को सही साबित नहीं कर पाए तो जेल तक हो सकती है। दोस्तों, सिर्फ नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त रहे मौजूदा वक्त के ज्ञानेश कुमार, उस वक्त के राजीव कुमार की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी। मुश्किलें तो उनके आका की भी बढ़ेंगी, जिनके इशारे पर वो सब कुछ हुआ है। हुआ क्या दोस्तों, आपको बताता हूं। दरअसल हाईकोर्ट ने वो जो अपील थी, वो जो निवेदन था कि साहब मतदाता सूची सारी की सारी दिया जाए, जिस पर चुनाव आयोग चुप्पी मार करके बैठा था। हाईकोर्ट ने कहा कि साहब आप क्यों नहीं देते हैं? अब तो बताइए आप क्यों नहीं देते हैं? आपको देना पड़ेगा। चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील सकपका गए और उन्होंने कहा कि साहब हमें 3 महीने का वक्त दे दीजिए, 3 महीने में सारी चीजें हम आपको बता देंगे। यह नहीं कहा कि 3 महीने में हम उस लिस्ट को और डिटेल को दे देंगे, बल्कि कहा कि 3 महीने का वक्त मांग लिया। हाईकोर्ट ने दे दिया वक्त। दरअसल कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं रणदीप सुरजेवाला। उन्होंने एक अपील लगाई कि साहब साल 2009 से लेकर के 2024 के बीच में जो चुनाव हुए, विशेष रूप से महाराष्ट्र और हरियाणा के और लोकसभा के, उनकी मतदाता सूची अपडेट के साथ में, सारी डिटेल के साथ में दी जाए। लेकिन इस पर चुनाव आयोग चुप्पी साध करके बैठा रहा। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर तलब किया चुनाव आयोग को। कहा आप तो बताइए क्यों नहीं दे रहे हैं साहब? चुनाव आयोग ने कहा कि साहब हमें 3 महीने का वक्त दीजिए। अब सोचिए, जो चीजें रिटर्न में लिखी हुई हैं, जो चीजें उनकी वेबसाइट पर उन्होंने अपने सेक्शन में रखा होगा, कट पेस्ट करके उनको देना है सिर्फ, मगर इसके लिए वो 3 महीने का वक्त मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? इसी के पीछे तो खेल है, यही बिंदु तो असल में है। और वो कह रहे हैं कि साहब 3 महीने का हमें वक्त दीजिए। आपको याद होगा बीते दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का एक टर्म आपने सुना होगा, खूब चर्चाएं हुई। राजनीतिक चंदा जिसे कहते हैं, राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को बेअथा कूद पैसा मिला था। शिकायत हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्ती बरती और यह कहा एसबीआई से, बैंक से कि साहब आप इसकी डिटेल दें, किस पार्टी को कितना मिला और किसने दिया चंदा। उसने कहा साहब टाइम लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेच कसा,
24 घंटे के भीतर भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सारी डिटेल बैंक ने ला करके सामान रख दी। तो साहब जब देने की या वैसा करने की नीयत होती है तो 24 घंटे के भीतर सारी डिटेल आ जाती है, नहीं तो 3 महीने का वक्त मांगा जाता है। इस वक्त हो रहा है। अब दोस्तों हुआ क्या, हरियाणा में आप देख लीजिए, हरियाणा में जो मतदाता सूची और पूरा एनालिटिक्स जो करते हैं, उनकी निगाह में जिस दिन चुनाव हुआ उसके एक दिन पहले, चुनाव के पहले किस तरीके से वहां पर किस अंदाज में इस तरीके से मतदाता सूची में नाम जोड़े गए, जिसमें हर कंस्टिट्यूंसी में करीब करीब 15-15 हजार, कई सारे जिलों में 15-15 हजार वोट अचानक बढ़ गए एक दिन पहले। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद में मतदान का प्रतिशत तो दिया गया, लेकिन मतदान हुआ कितना, वोटों का आंकड़ा कितना रहा, वो नहीं दिखाया गया, वो नहीं दिया गया। और उसे हरियाणा में जब एक कांग्रेस पार्टी के दूसरे नंबर पर आए, उप विजेता रहे, हारे हुए प्रत्याशी ने अपील दायर की कि साहब मुझे वेरिफिकेशन कराना है, क्योंकि मेरी स्थिति तो मेरे इलाके में मजबूत थी और मुझे जीतने की यहां से पूरा यकीन था। लोग कह भी रहे हैं, जो फीस होती है वेरिफिकेशन की, ईवीएम वेरिफिकेशन की, डेटा वेरिफिकेशन, उन्होंने उसका सबमिट किया, भारी भरकम फीस होती है। लेकिन जब वेरिफिकेशन करने की बात आई, चुनाव अधिकारी वहां पर इलेक्टोरल ऑफिसर बैठे, तो उन्होंने मशीन का डेटा इरेज किया हुआ दिखाया। उन्होंने कहा साहब डेटा नहीं इरेज कर दिया गया है। उस प्रत्याशी ने कहा कि साहब मुझे इरेज डेटा से क्या करना है, मुझे मॉक पोलिंग थोड़ी करानी है। उन्होंने कहा मॉक पोलिंग कर लेते, मशीन सही है कि नहीं। मामला डब्बे में चला गया। इसी तरीके से महाराष्ट्र में आपने देखा था किस तौर पर महाराष्ट्र में जितने वोट 5 वर्षों में लोकसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव के बीच में नहीं बढ़े, उससे ज्यादा वोट 46 लाख वोट 5 महीने में बढ़ा दिए गए। एक दूसरे आंकड़े के मुताबिक 76 लाख वोट बढ़ा दिए गए। आपने देखा बीते दिनों किस तरीके से मामला रहा। तो खेल दरअसल मतदाता सूची को लेकर के जिस अंदाज में चल रहा है, उसी मतदाता सूची को मांगा कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने, जिस पर इलेक्शन कमीशन देने को तैयार ही नहीं है कि साहब जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची में छिपाने जैसी कौन सी बात है। कितने वोट पहले नहीं थे और कितने वोट जोड़े गए हैं, नए वोटर कितने उसमें बढ़ाए गए हैं, कौन है ये वोटर। आखिर 40 लाख 76 लाख वोटर ये रातों रात कहां से आ गए। दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, दिल्ली हाईकोर्ट ने जब इस पर पेश टाइट किया और दिल्ली हाईकोर्ट ने जब इस पर जवाब तलब किया, तो चुनाव आयोग के पसीने छूटने लगे। चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील दाएं बाएं देखने लगे। उन्होंने कहा कि साहब 3 महीने का वक्त दे दीजिए। 3 महीने का वक्त मांग लिया उन्होंने। 3 महीने में करेंगे क्या, क्या चीजों को मैनेज करने की कोशिश किया जाएगा। आखिर जो मतदान प्रतिशत अचानक बढ़ाने की बात कही गई, जिस दिन मतदान हुआ उसके बाद में अगले 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद उस मतदान प्रतिशत को बढ़ा करके क्या बीजेपी को जीत दिलाई गई है, जो आरोप लग रहा है। क्योंकि दोस्तों उस सेम डे, उसी दिन मतदान प्रतिशत उसी दिन अपडेटेड आ सकता है और आना चाहिए, आया भी है कई बार। जितना मतदान हुआ 6 बजे तक 5 बजे तक, उतना मतदान उसका एग्जैक्ट फिगर उसी दिन अपडेट किया जाना चाहिए और ऐसा मैकेनिज्म है चुनाव आयोग का, लेकिन नहीं करता है। चुनाव आयोग कई बार 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपने हिसाब से मैनेज करके मतदान प्रतिशत बढ़ाता है। महाराष्ट्र में ये कहा गया कि साहब 76 लाख लोगों ने 5 बजे के बाद वोट किया, इसलिए अचानक 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद 3 दिन के बाद मतदान प्रतिशत बढ़ाया गया। जबकि नियम है कि मतदान के दिन में पोलिंग होते हुए 5 बजे तक जो वक्त रखा जाता है, लेकिन 5 बजे तक में उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, उस परिसर में जितने लोग भी आकर के खड़े हो जाएंगे, उन सारे लोगों को मतदान करने की इजाजत दी जाती है। लेकिन उसमें पर्ची सिस्टम होता है, हैंडबुक उसको भरना होता है चुनाव आयोग के अधिकारियों को, जिसमें लिखना होता है, जिसे पर्ची दी जाती है जितने लोग लाइन में खड़े हों, और आगे से नहीं पीछे साइड से, ताकि उनके पीछे कोई आकर ना खड़ा हो सके बाद में। तो पर्ची होती है, 10 मिनट के बाद में वहां पर अधिकारियों के पास में आंकड़ा आ गया कि साहब ये 5 बजे के बाद में या अभी कितने लोग बचे हुए हैं वोट करने के लिए। 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत तो आ ही जाता है, तो 5 बजे के बाद कितने लोगों का उनके पास में तो स्लिप होती है, तो 10 मिनट में मतदान प्रतिशत निकल सकता है उसका। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब इस मामले को
आरटीआई के जरिए से समझने की कोशिश की और डेटा मांगा चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि साहब हमारे पास में 5 बजे के बाद कितने मतदान हुए उसका जो पर्ची वाला डेटा हमारे पास में है ही नहीं है। तो साहब चुनाव आयोग के पास में है क्या? चुनाव आयोग कर क्या रहा है या चुनाव आयोग करा क्या रहा है? तो वैसी स्थिति में जबकि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी के सांसद के उस अपील पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं दोस्तों, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सच उगला चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि साहब उन्होंने कहा कि हमें वक्त चाहिए, हमारे पास में ये नहीं, ये 2009 के बाद से लेकर के अब तक कहा बड़ा लंबा वक्त है। लेकिन ये सारा का सारा रायता तो राजीव कुमार का फैलाया हुआ है जो रिटायर हो चुके हैं। यानी कि राजीव कुमार जो करके गए अब उसको समेट नहीं पा रहे हैं ज्ञानेश कुमार। और दोस्तों 3 महीने के बाद में क्या डेटा चुनाव आयोग की तरफ से पेश किया जाएगा, दिया जाएगा, और अगर उसमें गड़बड़ी है तो एक ऐसा अपराध होगा जो वासियों के साथ छल करने का अपराध होगा, जो देश के खिलाफ एक तरीके से कार्य करने का अपराध होगा, क्योंकि वो देश की जनता जो मत करके अपने हिसाब से अपने उन नेताओं को चुनती है जिसे वो चाहती है, और अगर उसमें अगर चोरी हो रही है, अगर उसमें किसी ने गड़बड़ किया है तो फिर इस पर तो सख्त से सख्त सजा, 3 साल की सजा भी कम होगी दोस्तों, इसमें तो वर्षों की सजा होगी। और अगर ऐसा साबित हो गया तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त हो या कोई भी हो दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ शख्स भी कुछ गड़बड़ करता है तो उस पोस्ट से हटने के बाद में उसके खिलाफ तो केस चला ही जा सकता है, मगर उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही हैं, चुनाव आयुक्त नहीं है। चुनाव आयुक्त को तो सैक किया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ में जांच हो सकती है, और अगर सही साबित हुई चीजें तो जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता इनको दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में इंतजार कीजिए आप भी, हम भी इंतजार करते हैं। यानी कि मार्च, अप्रैल, मई के महीने तक चुनाव आयोग किस किस्म का डेटा देता है, डेटा देता भी है या नहीं देता है। लेकिन अगर गहनता से इस पर जांच हुई और इसमें वो गिल्टी पाए गए तो जेल जाना दोनों का तय होगा दोस्तों, नए साहब वाले का, पुराने साहब वाले का। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। खुद को जागरूक रखें, दूसरों को जागरूक रखने के लिए उन तक पहुंचाएं शेयर करके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।